दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की महा रैली चल रही है। तमाम ओपोजिशन पार्टीज के नेता इस रैली का हिस्सा हैं। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, मेरे साथ 3 दफा हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? जय हिंद, जय हिंद। फारूक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम से कम में अपनी बात खड़ी खत्म की। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती मंच पर मौजूद थी, उनकी तरफ से भी सरकार पर हमला बोला गया है, तानाशाही का आरोप लगाया गया है। और अब मंच पर सौरभ भारद्वाज मंच को संचालित करते हुए नजर आ रहे हैं। नासिर हुसैन उनके साथ खड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला को हम सुन रहे थे, महबूबा मुफ्ती के बयानों का भी उन्होंने जिक्र किया, यानी मैसेज ये भी देने की कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर में भले ही महबूबा मुफ्ती साथ ना हो, उन्हें गठबंधन से अलग कर दिया गया हो, लेकिन केंद्र के लेवल पर, देश के लेवल पर इंडिया गठबंधन एकजुट है। बिल्कुल, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली तौर पर यह बात कही कि विपक्ष मजबूत के साथ अगर आज उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है तो ये हिम्मत सरकार को भी दिखानी चाहिए। लोकतंत्र की बात यहाँ पर कही जा रही है, निष्पक्ष चुनाव की बात यहाँ पर कही जा रही है। और महत्वपूर्ण ये भी है समीर कि किस तरीके से आज महबूबा मुफ्ती ने भी कड़े शब्दों में सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। और जिस तरीके से आज अपनी संक्षेप में बात रखते हुए फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना है, उन्होंने भी महत्वपूर्ण तौर पर यही कहा कि देश को बांटने की ये जो कोशिश की जा रही है, इसे जनता को समझना चाहिए। उन्होंने हालांकि कम शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन उन कम शब्दों में उन्होंने देश को बांटने, लोगों के बीच के भेदभाव को बढ़ाने की बात कही है। और जीत मेरे सहयोगी हमारे साथ है, जीत समीर भी इस वक्त यही बात कर रहे हैं। भले ही फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात संक्षेप में कही, लेकिन देश में लोगों को बांटने की बात, और साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी आज जिस तरीके से तीखे वार किए, चुनाव को देखते हुए जनता के बीच सभी ने एक बड़ी बात कही है कि विपक्ष मुद्दों की बात करता है और उन्हीं मुद्दों से सरकार खाती है। बिल्कुल, देखिए फारूक अब्दुल्ला जब अपनी बात शुरुआत की या महबूबा मुफ्ती की बात करूं, कहा कि हमें हमारा मकसद संविधान को बचाना है। और साफ तौर पर यह भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको धमकी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की बात। दूसरा, जो बीच में कुछ नेता इधर से उधर हुए थे, यानी कि इंडिया गठबंधन से उधर गए थे, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मरते दम तक मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ। और साफ तौर पर कहा कि सामने चुनाव है, आज जो तमाम जो संविधान है, जो संस्थाएं हैं, वो खतरे में। और इस वक्त मंच पर डीएमके के सांसद त्रिची सिवा आ चुके हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है और डीएमके का इस रैली को लेकर, ऑपोजिशन के गठबंधन को लेकर क्या रुख है, सुनिए। To fear, join the BJP, and all actions against them are halted. Even the cases against them are withdrawn. However, if someone dares to stand up against their intimidation, they are arrested and imprisoned. This sounds like an undeclared emergency in India. Our beloved friend and Jharkhand Chief Minister Hemant Soren was arrested first. Now, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also has all been arrested. They are important leaders of our India bloc. However, these arrests cannot dislodge the NDA bloc. Instead, they only strengthen our resolve. When the going gets tough, the tough gets going. We are witnessing the same in all states. Until a few months ago, the BJP was arrogant, believing they would win the election somehow. However, each day they are moving closer to defeat.
तो डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसी मंच से क्या आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर, जरा सुनिए। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहाँ टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। तो देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। बिना वकील, बिना दलील बड़े बड़े नेताओं को, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। यह आरोप लगाया महबूबा मुफ्ती ने। वहीं इंडिया गठबंधन की इस रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसे हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आज़ादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं
उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को आपने रामलीला मैदान के मंच से सुना। जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि सोनिया गांधी भी इंडिया गठबंधन की इस रैली में पहुंच गई हैं। इस वक्त सीताराम येचुरी का संबोधन चल रहा है, सुनते हैं। समय के काल चक्र को एक नया ऊर्जा देना, और ये नया ऊर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को। यहीं पर 47 साल पहले इसी मैदान में एक ऐसी ऐतिहासिक सभा हुई थी जहां से नारा निकला था, आजादी या गुलामी। और उस साल चुनाव में जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनावों में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताकतें, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनको जिताकर एक वैकल्पिक सरकार का गठन करे, ताकि वैकल्पिक नीतियों का गठन होगा। आखिर में समझिए, असली बात जो आज कलयुग का अमृतकाल है, कलयुग के अमृतकाल में अमृत की पैदाइशी होती कैसे? समुद्र मंथन जब होता है, दो कलश उभर के आते हैं, एक में अमृत, एक में जहर। इत्तेफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अमृत का कलश बुरे लोगों के हाथ पहुंच जाता है। आज हम वहां पे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के कलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तेमाल करना है। वही मतलब है अमृतकाल का, और इस अमृतकाल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, तभी हमारे भारत को हम बचा पाएंगे। तो इसलिए हमारी अपील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप सबको, हमारी अपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजिए आप। हम कहेंगे जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया। क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जो जेल में हैं, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे, आज वो शेरनी यहाँ बैठे हैं, आज उनको रिहा करवाएंगे, जेल के जंजीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे, तभी हो पाएगा जब इस संविधान की रक्षा होगी। तो नारा जो लगेगा आज, जुड़ेगा भारत, आप कहेंगे जीतेगा इंडिया, मैं कहूंगा जुड़ेगा भारत, आप कहोगे जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, और जोर से, मोदी साहब को सुनाई नहीं दिया। जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। शुक्रिया, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को आप सुन रहे थे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, ये नारा दिया है सीताराम येचुरी ने। साथ ही साथ
भ्रष्टाचार देश में चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, इस बात का भी वो जिक्र करते हुए नजर आए। हमारे दोनों सहयोगी कुमार विक्रांत और सुरभि शर्मा तो हमारे साथ हैं ही साथ राम कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, क्या वाकई भारत जुड़ता नजर आ रहा है विपक्षी गठबंधन के फेवर में? क्योंकि बताने की कोशिश बार बार इस रैली के जरिए ऑपोजिशन के तमाम बड़े लीडरान यही करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। मैं आता हूं आपके पास, अखिलेश यादव का संबोधन शुरू हो गया है। माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महान रैली के लिए, लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए आप पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा मैं, कि जिन्होंने अपने पार्टी की तरफ से मुझे बुलाने का और यहां आने का मौका दिया है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है, और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं, और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों,
उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है, ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है ये देश के कोने कोने मर जाएगा और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता आए हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके बीच में इनवाइट करूंगा एनसीपी के नेता। तो देखिए, बीजेपी देश से साफ होने जा रही है, ये कहा अखिलेश यादव ने। हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, देश बचाना है तो वो वोट से ही बचेगा। अब शरद पवार क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं, उनका संबोधन शुरू हो रहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भाजपा सरकार ने की, ये प्रजातंत्र पर और देश की संविधान पर एक जबरदस्त चोट है, हमला है। इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना हो तो इनके खिलाफ जो राजनैतिक शक्तियाँ आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी तो दिखा रहे हैं, इस बारे में हम लोगों को सोचने का समय आ गया और सोचना हो। आज केजरीवाल पर हमला हुआ, उनको जेल में भेजा। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को इसी तरह से भेजा और इससे पहले चाहे दिल्ली के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो, कई राजनीतिक नेता, चाहे एमएलए हो या पार्लियामेंट का सदस्य हो, उन्हें जेल में भेजने का काम ये सरकार ने किया। ये एक्शन संविधान पर हमला है, यह एक्शन प्रजातंत्र पर हमला है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, इस पर हमला होता है, प्रजातंत्र पर हमला होता है, तो हर भारतीय की जिम्मेदारी है इसको बचाने के लिए मिलकर हम लोगों को कदम उठाना होगा। ये कदम कैसे उठाएंगे? मैं कोई ज़्यादा बोलने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मगर आज देश में इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस इलेक्शन में
जिस मतदाता केंद्र पर आप जाएंगे वहाँ एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका वोट वाजिब हो और उनका जो उनके साथीदार है इनके खिलाफ दीजिए, उनका डिफीट करिए और देश के सामने आप गलत रास्ते पर जाते हो तो इस देश की जनता किस तरह से कदम उठाती है इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं। तो दीजिए, इतना मैं कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद। राहुल जी का इंट्रोडक्शन क्या करना? कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो देखिए, शरद पवार को आप सुन रहे थे। तमाम बड़े जो विपक्षी नेता हैं वो मंच पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये रैली जो है इसे आप कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए ऑपोजिशन के तमाम पार्टियों के बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं, ये मैसेज देने की कोशिश है। जी, निश्चित तौर पे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी 1989 में जिस तरह का हुआ था या 1977 में हुआ था, सारे अपोजिशन दल एक साथ आ गए थे 89 में वीपी सिंह की अगुवाई में, और तब जनता पार्टी जब बनी थी, हालांकि बनी नहीं थी लेकिन सारे विपक्षी नेता एक साथ उन्होंने हमला किया था। उसमें एक तरफ धुर वामपंथी सीपीएम भी थे और दूसरी तरफ दूरदक्षिण पंथी भी थे। इस बार जो सीपीएम सीपीआई दोनों मिलकर के बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, और मजे की बात सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने जो प्रतीक दिए, जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वो अमृत और जहर का, वो उदाहरण प्रस्तुत किया हिंदू प्रतीकों से। जी, बीजेपी हिंदू प्रतीकों के लिए लड़ रही है। शंभू जी, आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त मंच पर राहुल गांधी मौजूद हैं और अब उनका संबोधन शुरू होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा सोनिया गांधी भी मंच पर मौजूद हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरेक ओब्रायन जी, कल्पना सोरेन जी, त्रिची सिल्वा जी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराजा जी, तिरुतोल जी, खुरुम अनिस उमर जी, और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया
और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। ये ऐसे ही नहीं बोला गया। ये टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा, संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे,
आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया। मुझे बताइए, जीएसटी से, नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ? किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, वो पूरे देश को दिख रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल में से व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले, अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं,
और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। धन्यवाद। जय हिंद। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हमारे खाते बंद किए गए, 2 सीएम्स को जेल में डाला गया और ये चुनाव संविधान बचाने का, देश बचाने का चुनाव है। शंभुनाथ शुक्ला जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपका। नहीं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का भाषण काफी प्रभावशाली था और उन्होंने अपनी बातें रखी और उसके पहले शरद पवार और अखिलेश जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी का, जिस तरह से बीजेपी के सामने कोई आने का साहस कर रहा है, हम भले कहें वो 400 हारने जा रहे हैं या क्या हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई व्यक्तित्व, यानी सम्मिलित रूप से कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला ऐसा कोई नेता दिखा नहीं अभी तक। उनके सारे भाषण जो है मास अपील नहीं करते, लोगों को प्रभावित करने वाले कोई बात नहीं करते। यानी नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी सामने नहीं और कोई ऐसा भाषण भी नहीं दे रहा है कि जिससे ये प्रतीत हो कि भाई हम कैसे टक्कर देंगे। आप अपना कोई प्लान आपने क्या चार्ट आउट किया, क्या बनाया हुआ, वो कोई क्लियर नहीं है। सब कुछ लगता है जैसे अभी कुछ नहीं है कि चूंकि नरेंद्र मोदी साहब ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है इसलिए उनके लिए समर्थन में आप आए हैं। लेकिन अब चुनाव का मौका है और हमें इस समय चुनाव प्रचार की बात करना चाहिए। इस तरह की बातें अब कोई मायने खास नहीं रखती, यानी मास अपील नहीं है जी। तो जो जनता के बीच अपील जानी चाहिए कि अब क्या हो क्या नहीं हो, बिल्कुल ये भी कुछ क्लियर नहीं हो जा रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है, ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे। हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है, ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं, ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए, मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब।
मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20? मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों का तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई अफवाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। ये देश में नफरत की आंधी लाना चाहते हैं। और अब भगवंत मान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर आ चुके हैं। उनका संबोधन शुरू होने जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपके सामने है। आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली में पधारे आप सभी साथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। और ये मंच है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे एकता में, हमारे विविधता में एकता है, ये दर्शाने के लिए आज ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। और इसके लिए मैं हमारे सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और खासकर ये जो मीटिंग है, इसका एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए इस सभा में उपस्थित हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, भगवंत मान जी, चंपई सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डॉक्टर राजा जी,
दीपंकर भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरिक ओबराय जी, कल्पना सुरेन जी, तिरुचि शिवाजी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराज जी, तिरुतोल जी और कोरम अनीस उमर जी। इतने पार्टी के नेतागण इस मंच पे बैठे हैं और ये किस लिए बैठे हैं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। मोदी तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो हमेशा तानाशाही के विचारधारा वाले हैं। मुझे परसों वो मिले थे, कल मिले थे राष्ट्रपति भवन पे। वहां पर शाह थे, नड्डा थे और मोदी जी भी थे और दूसरे नेता लोग भी थे। तो मुझे नड्डा जी ने पूछा कि आपका चुनाव प्रचार कब से हो रहा है और आपका लिस्ट कब फाइनल हो रहा है। तो मैंने यही कहा, हमारा लिस्ट तो फाइनल हो रहा है, लेकिन हम जो चुनाव करना चाहते हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा और मेरे खाते में, मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए हैं और खास करके मुझ पे जो पेनल्टी लगाई है वो 3,567 करोड़ का 3,567 करोड़ की पेनल्टी मुझ पे लगाई है। 14 लाख का हिसाब हमने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने 135 करोड़ का जुर्म लगाया। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करके आज 3,667 रुपए कर दिया, ताकि जैसा राहुल जी ने कहा हम प्रचार न कर सके, कहीं भी जा नहीं सके, कहीं जाना नहीं, किसी को मिलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को कोने कोने में भेजना नहीं। ये तरीका मोदी जी ने अपनाया है और डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो। इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे हैं, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर आप कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में जाएंगे तो आपको क्या जेल चाहिए, क्या आपको गठबंधन चाहिए। या मैं दावे के साथ कहता हूं किन किन नेताओं को उन्होंने डराया, ऐसा ही डरा डरा के बहुत से एमपी खरीदा, एमएलए खरीदा और उन्होंने नए सरकारें बनाई। ये है मोदी की नीति और इस मोदी को जब तक आप नहीं हटाएंगे, मोदी के विचारधारा को जब तक आप नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमको लड़ना है डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। संविधान है तो आपको रिजर्वेशन है, संविधान है तो आपको मूलभूत
जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो मिलेंगे। और संविधान नहीं है, ये कुछ नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए, मेरे माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप याद कीजिए, अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते, महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलके एडल्ट फ्रेंचाइज लाकर हर एक आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे कारखाने का बड़ा से बड़ा धनी हो, सबको अधिकार मिला। इससे पहले था क्या? आज बड़े बड़े बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और वैसा ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ? यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले जनसंघ के नाम पे थे। तब क्या करते थे? तब ये सरकारी नौकरी में जाने के लिए लोगों को कहते थे, ये कहते थे क्विट इंडिया आंदोलन में भाग मत लो, गांधी जी की आइडिया अच्छी नहीं है, ये कहते थे। ये नौकरियों में रहते थे, ये व्यापार करते थे और देश के लिए कभी नहीं लड़े। मैं उसीलिए कई बार बोलता हूं, इनके घर का एक श्वान भी भोगता नहीं था, ऐसी परिस्थिति। लेकिन हमारे लोग सूली पे चढ़े, हमारे लोग लड़े। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के तरफ हमारा ध्यान है। और इसीलिए हमको ये जरूर होगा कि हम सबका विकास चाहते हैं, चंद अमीर मित्रों का विकास मोदी चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना होता। आप डेमोक्रेसी चाहते हैं ना? अरे लोकतंत्र चाहते हैं या नहीं? जो लोकतंत्र चाहते हैं वो हाथ उठाइए दोनों, और जो तानाशाही का समर्थन करते हैं उनको इस देश से निकाल के फेंकना पड़ेगा।